Okay, student, we are starting today with this chapter named Equilibrium. बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें स्टार्टिंग में चाहिए उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है। उधर की बेटा आप बताओ कि रिएक्शन का क्या मतलब है। बैठे बैठे बता सकते हो सर। रिएक्शन जैसे कि अब रिएक्शन में सर चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि सम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन, राइट। तो देयर इज ए रिएक्टेंट व्हिच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बच्चों होता क्या है, हम इसके दो पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरी होती है इसके अंदर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, राइट। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर रिएक्टेंट एक बार जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसी सभी रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट भी जो है वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होता है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखें हम यहाँ पे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम समझेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपने अभी तक क्लास 10 में जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है सारी के सारी आपको आपके टीचर ने इरिवर्सिबल रिएक्शन ही पढ़ाई है। फॉर एग्जांपल, जिंक का रिएक्शन हुआ, HCl से जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, जिंक खत्म हो जाएगा, HCl खत्म हो जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर बन जाएंगे। यानी कि ये रिएक्शन में केवल रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में नहीं आ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। और रिएक्शन अगर हम बात करें कि हमने कार्बन को बर्न कर दिया एयर में, यानी C+O2 = CO2, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई बच्चों, ये रिएक्शन भी जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर रिएक्शन जो हमने आज तक पढ़ी थी बच्चों, वो सारी के सारी इरिवर्सिबल थी और उसमें रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। जैसे रिएक्शन बच्चों आप आगे पढ़ेंगे कि H2O लिक्विड, यानी कि लिक्विड वाटर, राइट, इसको अगर हम रखते हैं तो ये थोड़ी ही देर में H2O गैस या H2O वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन में जैसे ही वेपर्स बनती है वैसे ही वेपर्स जो है वो वापस से कन्वर्ट होके H2O लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी कि H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होता है और H2O गैस जो है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बाई डायरेक्शनल, यानी कि फॉरवर्ड में भी जा रही है और वो रिवर्स में भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन का लें तो हम इसी केस में से लेते हैं आइस। आइस को हम लिख सकते हैं H2O सॉलिड। इसको अगर हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये H2O लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर गर्म नहीं भी करते हैं और अगर if we leave it in a container, it starts melting into H2O liquid। फिर
H2O लिक्विड जो है वो हम देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी कि H2O सॉलिड भी दिख रहा है और H2O लिक्विड भी दिख रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये H2O लिक्विड भी जो है वो H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो समरी क्या हुई यहाँ पे, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट में, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना है नहीं, तो हमको समझ आ गया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर और स्टार्टिंग में हमारे पास केवल रिएक्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या हुआ, हमने कोई कंडीशन चेंज करी या कोई इसमें और नई चीज डाली, प्रेशर चेंज किया या टेम्परेचर चेंज किया, कुछ भी किया, अभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो गई है? क्या ये रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल हैं इनका नंबर इतना ही रहने वाला है या कुछ चेंज होगा? होगा, यानी रिएक्शन की प्रोग्रेस में हमें दिखाई देगा ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम होना शुरू हो गए और यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दिखाई देना शुरू हो गए। तो क्या हम बच्चों इसको इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एज अ रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, जैसे रिएक्शन चल रही है उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। इसी तरीके से धीरे धीरे करके अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊँ, टाइम 0, 5, 10, 15, 20, यानी कि 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बनाऊं और यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बनाऊं, तो क्या होने वाला है, 0 टाइम पे रिएक्टेंट मानो बच्चों 100 है, सबसे ज्यादा जो भी आपने स्टार्टिंग में कंटेनर में डाला वो यहाँ पे है, राइट। प्रोडक्ट कितना होगा स्टार्टिंग में, 0 है ही नहीं, रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, राइट। फिर क्या होगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई क्या R बढ़ेगा या घटेगा, मानिए 90 हो गया बच्चों, राइट, प्रोडक्ट हमारा 10 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन हैज स्टार्टेड, रिएक्शन अब होना शुरू हो गई, राइट। फिर क्या होगा, 10 पे ये 80 हो गया और ये कितना हो गया, 20। फिर हम 15 पे देख रहे हैं बच्चों, ये 80 ही है और ये कितना है, 20। यहाँ 20 सेकेंड में हमने देखा ये 80 है, तो ये क्या है, 20। यानी कि हमको ऐसा दिखेगा बच्चों कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ये चेंज नहीं हो रही है। कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी रिएक्शन का आप टाइप लें, लेकिन यहाँ पे ये कंसंट्रेशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, द रिएक्शन इज नाउ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो डेफिनेशन क्या निकलेगी इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आएगी
state of reaction in which concentration of reactant और reactants, जिसको हम बच्चों R स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट, एंड concentration of product या प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में ऐसे लिखने का मतलब है प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स कई सारे भी हो सकते हैं, बिकम कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। राइट, अब यहाँ पे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक होता है या डायनामिक होता है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक और स्टैटिक। पहले तो हम इन दोनों टर्म का मतलब समझेंगे। स्टैटिक का मतलब ये है बच्चों कि जब हमारी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई, तो हमने कहा कि अब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होना बंद हो गई, whether the reactant has stopped converting into product or product stopped converting into reactant, या रिएक्शन अभी भी चल रही है। अगर रिएक्शन स्टॉप हो गई है जब इक्विलिब्रियम आ गया है, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्शन चल रही है तो उसको हम कहते हैं डायनामिक। तो आपका क्या मानना है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक। क्या कहते हैं बच्चों? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक कैसे हो सकता है जब वैल्यूज तो कांस्टेंट हो गई वहां पे? सभी को जो रेट क्या कहते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, वही रेट जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसको हम इस तरीके से समझेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में और प्रोडक्ट नहीं है। धीरे-धीरे क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। राइट, ये हमारा जो है ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट धीरे-धीरे कम हुए और प्रोडक्ट धीरे-धीरे बढ़े। उसके बाद हमने देखा कि अब ना तो रिएक्टेंट और घट रहे हैं ना प्रोडक्ट और बढ़ रहे हैं, तो हमने कह दिया भैया दिस रिएक्शन इज नाउ इन इक्विलिब्रियम बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज क्या इक्वल। हाँ बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गए, कितने हो गए हैं वो हमें नहीं मतलब, लेकिन ये अब चेंज नहीं हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो है वो अभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो अभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। R is becoming P and P is becoming R, लेकिन जितना R P में जा रहा है उतना ही P R में जा रहा है। यानी कि हम अगर बाहर से देखेंगे तो हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो है वो चालू है। तो इसको हम कहते हैं RF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RE यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। RF is equal to RB। ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। यानी जितने टाइम में R P में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही टाइम में P R में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन में चेंज दिखाई नहीं दे रहा है and we are getting an equilibrium but the reaction is still on। रिएक्शन अभी भी चल रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं
हैं राइट, दिस इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं होती हैं, लेकिन उसमें कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का टाइप क्या है और रिएक्शन की कंडीशन क्या है, राइट। अब बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, राइट। देखिए, द फर्स्ट टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम इज दैट व्हेन P is very high in comparison to R। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा और प्रोडक्ट सारा का सारा, यानी कोई बंदा अगर बाहर से उसको चेक कर रहा है तो उसको लगेगा कि ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है ही नहीं, इसमें तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। बट इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, लेकिन इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है। So those type of equilibrium where product is very high and reactant is very less. This is the first type of equilibrium. Second type of equilibrium कौन सा होता है बच्चों? कि इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, राइट। ऐसे इक्विलिब्रियम को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, देखो रिएक्टेंट तो सारा का सारा ऐसे बैठा और प्रोडक्ट है ही नहीं। बट बच्चों, अगर हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं और अगर हम केयरफुली उसको वॉच करते हैं तो देखते हैं कि भैया प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। यानी जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, रिएक्टेंट कम था, वैसे यहाँ पे रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो यहाँ बोलेंगे रिएक्शन भैया पूरी हो गई और यहाँ बोलेंगे रिएक्शन तो हो ही नहीं, बट ये भी एक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। तीसरा क्या टाइप है बच्चों, इसमें R और P का वैल्यू जो है वो मेजरेबल है, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, कम या ज्यादा कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा है और एक बहुत कम है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं बच्चों वो इस तरीके के इक्विलिब्रियम के लिए गए हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू जो है वो मेजरेबल है, कोई भी इसमें एक ऐसा जो है वो नेग्लिजिबल नहीं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? राइट। नाउ next we are going to examples of physical equilibrium. Examples of physical equilibrium. बच्चों हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के, बट मैं उनको स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको मुझे ये बताना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है। फिजिकल चेंज वो होता है जैसे अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है जैसे हमारी ग्रोथ में तो हमें दिखाई दे रहा है कि फिजिकल चेंज हुआ है, और केमिकल किसी रिएक्शन में होता है वो दिखाई नहीं देता पर उससे चेंज होता है। तो देवीर आप बताइए। फिजिकल में ये होता है कि उसमें स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे कि हम वाटर का ले लें, आइस टू वाटर में चेंज हो जाता है, और केमिकल में जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ चेंज हो जाती है। बेटा आपने ठीक बताया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई नया केमिकल बना, यस सर, केमिकल हुआ केमिकल चेंज, और केमिकल नया नहीं बना वही सेम का सेम रहा, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आइस की मेल्टिंग हुई, यस सर,
तो क्या आइस मेल्ट होने के बाद कुछ और बन गया क्या? हाँ सर। तो इट मींस इट इज अ फिजिकल चेंज। शुगर पानी में डिसॉल्व किया तो क्या शुगर कुछ और बन गई? नो सर। नहीं, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। हमने ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व किया या CO2 पानी में डिसॉल्व किया, वो अभी भी ऑक्सीजन ही है, अभी भी CO2 है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा होगा? कार्बन को लिया, बर्न कर दिया, और बर्न करने से कार्बन क्या बन गया? CO2, केमिकल चेंज हो गया। आपने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया, क्या बन गया? सॉल्ट और वाटर बन गया, ये क्या हुआ? केमिकल चेंज, राइट। तो अभी हमको एग्जांपल पढ़ने हैं फिजिकल चेंज के, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका केमिकल नेम सेम ही होगा, कोई चेंज उसके केमिकल फॉर्मूले में और नेम में नहीं होगा। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड लिक्विड फिजिकल चेंज, राइट। इसमें हमें कैसे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देना है, सॉलिड और लिक्विड में, राइट। और जो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक कंटेनर लिया, इसके अंदर इन्होंने आइस के बहुत से क्रश किए हुए पीसेस डाले, राइट। इसको इन्होंने थर्मामीटर लगा दिया और थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है ये अच्छे से वॉच कर दिया, राइट। सबसे पहले इन्होंने देखा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे कोई भी जो है सॉलिड आइस के अलावा कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं था। धीरे धीरे बच्चों इन्होंने देखा कि टेम्परेचर -2 से -1 और -1 से 0 डिग्री हो गया, यानी कि जब यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो क्या हुआ? देखा कि यहाँ पे पानी भी यानी लिक्विड वाटर भी दिखाई देने लगा, राइट। ये कंटेनर इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि इसकी जो वॉल है वो बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं होने दे रही थी, राइट। यानी इंसुलेटिंग कंटेनर था, इसमें कंटिन्यूअसली हीट अंदर बाहर नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो भी क्वांटिटी यहाँ दिखाई दे रही थी उसमें चेंज होना बंद हो गया, राइट। यानी आइस भी दिख रहा है और वाटर भी दिख रहा है, लेकिन आइस भी उतना ही है और वाटर भी उतना ही है, चाहे आप 15 मिनट बाद आए या आप आधा घंटे के बाद आए, ठीक। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि ये एक इक्विलिब्रियम है, नंबर 1। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। नंबर 2, यहाँ ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्यों है डायनेमिक? क्योंकि जब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया तब भी आइस मेल्ट हो रहा है और जो लिक्विड वाटर है वो फ्रीज होके आइस बन रहा है, राइट। और इसी की वजह से टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कम टू नो दिस इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का पहला एग्जांपल है, यस राइट। दूसरा एग्जांपल फिजिकल इक्विलिब्रियम का आता है कि लिक्विड गैस। लिक्विड गैस के लिए हम एक छोटा सा एपरेटस लेते हैं। हमने एक ग्लास का कंटेनर लिया, इसमें मैनोमीटर लगाया बच्चों। मैनोमीटर क्या होता है? एक यू ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है, और उसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं। अभी इस कंटेनर में कुछ नहीं है, खाली है, राइट। तो बच्चों बताओ, इसमें जो यू शेप की ट्यूब है, इसमें जो वाटर लेवल है ये बराबर रहेगा या एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम रहेगा? सर एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा रहेगा। नहीं, यहाँ पे यूट्यूब में वाटर लेवल बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हवा है, एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी दोनों तरफ के वाटर लेवल पे क्या हो रहा है? सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। इसका मतलब यह है कि
ये वाटर लेवल क्या है, बराबर रहने वाला है, राइट। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने कैल्शियम क्लोराइड के पीसेस रख दिए। अब कैल्शियम क्लोराइड के पीसेस क्यों रखे? कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी जो नेचर होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रो। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो वाटर वेपर्स हवा में नॉर्मली होता है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल पहले था वो कहाँ चला गया, कैल्शियम क्लोराइड के साथ एब्जॉर्ब हो गया, अब वो खत्म हो गया। उससे क्या हुआ, ये वाला वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया और ये थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर वाला ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसने ज्यादा पुश किया, तो इसलिए ये वाला लेवल ऊपर हो गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है हमने कैल्शियम क्लोराइड को हटा के एक वाटर का बाउल अंदर रख दिया, राइट। तो बच्चों जब सबसे पहले हमने बाउल अंदर रखा तो क्या यहाँ पे कोई वाटर वेपर्स थी? यस और नो? तो कैल्शियम क्लोराइड में सारी जितनी थी वो तो ले चुका था, वो सब ले लिया, यानी कि यहाँ पे कोई भी वाटर वेपर शुरुआत में टाइम 0 पे नहीं थी। फिर सबसे पहले वाटर वेपर कहाँ से आई? वो बाउल से इवापोरेशन में हुआ, यानी H2O लिक्विड स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस और H2O वेपर, राइट। उससे क्या होगा, हमको यहाँ पे ये प्रेशर मीटर यानी मैनोमीटर को वो चीज रीडिंग शो हो जाएगी इसमें, राइट। धीरे धीरे करके ये जो ऊपर आ गया था ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, राइट। इससे हमको पता लग जाएगा कि अंदर जो है वो वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गई है, राइट। क्या ये कंटिन्यूअसली नीचे आता रहेगा और ये कंटिन्यूअसली ऊपर होता रहेगा? नहीं, क्या नहीं होगा सर? बिकॉज सर ये वेपर्स हैं वो सर इधर आके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यही वेपर जो बनी है यही वापस से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो प्रेशर बढ़ा था अंदर, राइट, शुरुआत में, वो वापस से नॉर्मलाइज यानी कि कम होना शुरू होगा। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, यानी H2O liquid is converting into H2O gas and H2O gas is converting into H2O liquid, right? So this shows that this is a dynamic equilibrium, right? अगर डायनामिक नहीं होता बच्चों तो क्या होता, ये वाटर का बाउल धीरे धीरे करके खत्म हो जाता, ये ड्राई हो जाता, ये सूख जाता, and all the liquid has converted or has been converted into, would have converted into liquid to gas। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे लिक्विड भी रहा और वेपर्स भी रही, that confirms कि the vapors are converting into liquid and liquids are converting into vapor, right? तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हम दे सकते हैं यहाँ पे, solid to gas, right? इसका एग्जाम्पल जैसे नैपथलीन है, कैम्फर है, इसको अगर हम एक क्लोज कंटेनर में बर्न करते हैं तो ये सॉलिड से वेपर्स और वेपर से सॉलिड का इसका इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट। तो ये पहले 3 एग्जाम्पल थे आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम के। पहला था कि when you are converting a solid into liquid, that is called as melting process, जिसमें हमने आइस को मेल्ट किया था। दूसरा था बच्चों when liquid was converting into gas, right? तो उसके अंदर इवापोरेशन का प्रोसेस हमने दिखाया। तीसरा प्रोसेस है when solid was converting into gas, इसको हम कहते हैं sublimation प्रोसेस, इसमें भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम का, वो है डिसॉल्विंग। क्या हम जब कोई चीज डिसॉल्व करते हैं उसमें भी कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम बन सकता है, राइट? इसका हम एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सॉलिड इनटू सॉलिड एक्वस। अच्छा, इसका मतलब समझिए, ये सॉलिड लिखा है, सॉलिड
प्योर सॉलिड है, राइट। और ये सॉलिड एक्वस है, ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, राइट। तो इसका भी इक्विलिब्रियम हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। देखिए ये आपका एक बीकर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, राइट। इसमें आपने 1 स्पून जो है वो शुगर की ऐड कर दी, दिस इज शुगर। तो हमने शुगर इसमें डाली बच्चों, तो शुगर यहाँ बॉटम पे कलेक्ट हो गया। हमने इसको स्टिर नहीं किया, हमने इसको बस चुपचाप चीनी को बॉटम पे कलेक्ट होने दिया, राइट। फिर हमने देखा कि यहाँ पे शुगर धीरे धीरे कम हो रही है और वो डिसॉल्व हो रही है। देखें शुगर जो है वो बॉटम पे फिर भी रही। इसका मतलब क्या है कि सम पार्ट ऑफ द शुगर हैज डिसॉल्व इनटू लिक्विड वाटर, और लिक्विड में जो शुगर है वो भी वापस से सॉलिड शुगर की तरफ जा रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये शो करने के लिए कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है या नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बच्चों ये बुक में नहीं है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 1-2 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा कि शुगर कम तो हो गई लेकिन पूरी तरीके से गायब नहीं हुई, तो उन्होंने यहाँ पे इस शुगर में कुछ रेडियो एक्टिव शुगर ऐसी होती है जिसमें कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, राइट। वो मिक्स कर दी। अगर बच्चों ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि शुगर जो है अब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या होता, रेडियो एक्टिव शुगर यहीं की यहीं रह जाती। देखिए उन्होंने क्या देखा कि ये रेडियो एक्टिव शुगर जो है वाटर में भी पहुंच गई, राइट। इससे ये कंफर्म हुआ कि इवन 1 घंटे के बाद भी जब हमें दिख रहा है कि शुगर अब डिसॉल्व नहीं हो रही है और हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाली और शुगर सब में पहुंच गई, इसका मतलब वो 1 घंटे बाद भी प्रोसेस चल रहा था। शुगर वाज स्टिल डिसॉल्विंग हियर एंड द डिसॉल्व्ड शुगर वाज स्टिल कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड शुगर, राइट। तो क्वेश्चन है अभी तक क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। नेक्स्ट है बच्चों गैस डिसॉल्विंग इन लिक्विड। राइट, इसको भी हम एक्वस देख सकते हैं। बच्चों ये एक पॉन्ड है और पॉन्ड में क्या होता है, पानी, राइट। दिस इज H2O लिक्विड, और ये पॉन्ड में एक मछली है और ये मछली बहुत खुश है, राइट। आप बता सकते हैं ये क्यों खुश है ये मछली? पानी ज्यादा है, पानी में रहते हैं काफी ये पानी में है या इसको ऑक्सीजन मिल रही है ब्रीथ करने के लिए, मिल रही है। तो बच्चों ये गैस करो कि इसको जो ऑक्सीजन चाहिए मछली को ब्रीथ करने के लिए, इसके गिल्स होते हैं यहाँ पे जिससे इसको ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से। वाटर से। कौन, थोड़ा सा और बताइए कैसे? मतलब वाटर में से जो ऑक्सीजन आ रही है वो कौन सी ऑक्सीजन है? देखो क्या ये वाली ऑक्सीजन है वाटर की? नो सर। नहीं, तो कौन सी ऑक्सीजन है सर? जो एयर से वाटर में जा रही है। यस, ये जो ऑक्सीजन जो हवा में है ये पानी में डिसॉल्व होती है। यस सर। और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो रिलीज होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे भी है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर is going to atmosphere and atmospheric oxygen is dissolving in water. ये प्रोसेस ये श्योर करता है कि पानी में हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहे और डिसॉल्व होती रहे, इससे ये हमारी फिश जो है ये खुश होती रहे, राइट। और जब ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है और पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। गैस इन लिक्विड का दूसरा बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ।
तो इस बॉटल को पहचान लें, किस चीज की बॉटल? किसकी? की बॉटल है, ये है कोक की बॉटल, राइट, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब हम ओपन करते हैं तो क्या चीज निकलती है सबसे पहले? जो उसमें अंदर सब लिक्विड होता है उसकी गैस निकलती है। गैस निकलती है। क्या आपको मालूम है कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? कोल्ड ड्रिंक में जो गैस होती है उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। CO2 जो है वो यहाँ पे डिसॉल्व होती है। हर गैस का एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है जो उसका लिक्विड में अपने आप डिसॉल्व हो सकता है। अगर हमको ज़्यादा गैस डिसॉल्व करनी होती है तो हम उस गैस का प्रेशर जो है वो लिक्विड पे बढ़ा देते हैं, जिससे वो गैस ज़्यादा डिसॉल्व होती है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक का जब पैकिंग जो है वो इंडस्ट्री में होता है तो वहाँ पे CO2 जो है वो एक्सेस प्रेशर से इसमें डिसॉल्व करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 जो है वो कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो। और जब आप कैप खोलें उसका, राइट, तो वो गैस जो है बबल्स निकल के आए और आपको जो है थोड़ा सा उसमें बेटर फील जो है वो कोल्ड ड्रिंक की आए, राइट। और CO2 के जो है वो बबल्स जो है वो जैसे ही आप कैप खोलते हैं वो इसलिए बाहर निकल के आते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर उसकी पैकिंग के टाइम था अब वो हट गया, अब तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो उसकी वजह से CO2 जो है वो निकल के बाहर आते हैं, राइट। तो यानी कि PCO2 प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना ही CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो लिक्विड में बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल थे जो आपने क्या कहते हैं दो एग्जाम्पल से पढ़े। पहला तो था इसके अंदर स्टेट चेंज हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस बन रहा था, और दूसरा आपने डिसॉल्विंग के थ्रू पढ़ा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेबल नंबर 7.1। बच्चों ये टेबल 7.1 अगर आप देखेंगे ठीक है आपके पास है, तो आपको पता लगेगा कि हर फिजिकल चेंज में कोई ना कोई जो है वो पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है। आपको पता लगता है कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। जैसे लिक्विड वेपर केस में, राइट, यानी कि जब हमारा वाटर जो है इवैपोरेट हो रहा था तो हमने मैनोमीटर लगाया था, तो आपको ये पता लग गया कि जब प्रेशर में चेंज होना बंद हो गया तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यानी कि pH2O pressure due to water, right, that became constant. Now the equilibrium has been established, right. कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी ही हर एक में, वो तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर है, प्रेशर है और कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कांस्टेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। दैट वी कम टू नो कि नाउ द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, राइट। जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा था, हमने आइस का एग्जांपल पढ़ा था कि आइस मेल्ट हो रहा था, उसमें कौन सा पैरामीटर था कंसंट्रेशन के अलावा जो कांस्टेंट हो गया था, जिससे हमें पता लगा कि नाउ इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। जैसे इस केस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यस सर। तो जब आइस मेल्ट हो रहा था तो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे हमें पता लग गया था कि अब इक्विलिब्रियम आ गया है, अब वो पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा सर। उसकी स्टेट जो वो तो कंसंट्रेशन में आ गई बेटा, राइट। कंसंट्रेशन के अलावा जो है टेम्परेचर पहले -2 था, -1 हुआ, फिर 0 पे जाके वो लटक गया, इसका मतलब अभी वो चेंज नहीं हुआ, राइट।
उसके बाद जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, राइट, तो वहां पे हमको जो स्वीटनेस है, जो कंसंट्रेशन है, वो उसकी जो है कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि कितना जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, दैट सॉल्युबिलिटी बिकम्स कांस्टेंट। ऐसे ही गैस के केस में जो ये वाला था, यहाँ पे जो है वो गैस की कंसंट्रेशन जो है वो लिक्विड में कांस्टेंट हो जाती है, और जिससे हमें पता लग जाता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, राइट। ये टेबल दे रखी है, टेबल 7.1, इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं कि जो कांस्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल characteristics of equilibrium, राइट। पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए कि क्या होता है इक्विलिब्रियम का। रीड इट आउट। पहला फर्स्ट वन, Equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले बच्चों के क्लोज्ड सिस्टम इज ए मस्ट, यानी हेडिंग में हम बच्चों कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है, कि अगर हमको इक्विलिब्रियम बनाना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद ही जो है हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो पहली क्या है, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, अगर हमने आइस की मेल्टिंग के केस में कंटेनर वो इंसुलेटेड नहीं होता, यानी कि वो टेम्परेचर बाहर से लगातार आता रहता, तो क्या 0 डिग्री पे वो थर्मस फ्लास्क रुकता क्या? No sir. वो आइस पूरा ही मेल्ट हो जाता, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता। Yes. ऐसे ही वाटर के इवापोरेशन के केस में अगर हमने उसे ग्लास कंटेनर में ना रख के वो पानी की ट्रे टेबल पे रख दी होती, तो क्या पानी से जो वेपर्स बन रहे थे, क्या वेपर वापस पानी में जाते क्या? No sir. वो हवा के साथ कहीं दूर चले जाते, यानी कि रिवर्स रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती, यानी कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? Both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. दूसरा ये बताया कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना कि भाई कंसंट्रेशन हैज बिकम कांस्टेंट, राइट। तो वो जब ही होगी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट जितना भी हो रहा है उतना प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तीसरी कंडीशन क्या है? All measurable properties of the system remain constant. All measurable parameters become constant. राइट, यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters at a given temperature. हाँ बच्चों, ये भी इसी बात का रिपीट है कि चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, उसमें सिस्टम से रिलेटेड जितने पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, राइट, सॉल्युबिलिटी, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाते हैं, राइट। दैट्स ऑल। हाँ पढ़िए। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium. बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब ये कितना बड़ा नंबर है, उससे हमें ये पता लगता है कि ये इक्विलिब्रियम कितने दूर तक जा चुका है, राइट। जैसे सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कम है तो हमें लगेगा कि भाई मोस्ट ऑफ द शुगर जो है वो अनडिसॉल्व रह गई, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं है। अगर हमारे पास में वेपर प्रेशर के केस में बहुत कम वेपर प्रेशर आ रहा है तो हमें पता लगेगा कि सारा लिक्विड जो है वो ऐसे कैसे रह गया,
और वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी ये पैरामीटर हमको ये भी बताते हैं कि R ज़्यादा है या P ज़्यादा है, क्या सिचुएशन है हमारी इक्विलिब्रियम की, दैट वी कम टू नो बाय नोइंग दिस मेजरेबल पैरामीटर्स, राइट। ओके, सो स्टूडेंट विद दिस ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो इंट्रोडक्शन था तो वो फिनिश हो गया है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities.